नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता की चोटी पर झंडे गाड़े, लेकिन उस मेहनत के पीछे जो उनका सफर रहा, उसे आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप सब भी जान पाएँ कि जो आज आपको सफलता की चोटी पर बैठे हुए दिख रही है शख्सियत, उन्होंने सफलता की चोटी पर पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है और अपनी मेहनत से यहाँ तक का सफर कैसे पूरा किया है। बुंदेलखंडी अड्डा की ये कोशिश है अपने इस नए सेगमेंट सफरनामा में ऐसी ही शख्सियतों से आप सभी को रूबरू कराने की। और आज की हमारी इस पहली कड़ी में हमारी पहली शख्सियत है मिस अमृता अग्निहोत्री जी, जो बिलॉन्ग करती हैं हमारे बुंदेलखंड अंचल सागर शहर से, लेकिन वर्तमान में पदस्थ हैं सब इंजीनियर के पद पर ग्वालियर में। एमपी हाउसिंग बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सब इंजीनियर के पद पर। हाल ही में इन्होंने एमपीपीएससी की एग्जाम को क्लियर किया है, इंटरव्यू फाइनलाइज हो चुका है और अब वो एज अ सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के पद पर आरईएस में पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रही हैं। और इसी इंतजार की घड़ियों में से हमने कुछ पल इनसे एज अ रिक्वेस्ट मांगे हैं ताकि वो हमारे साथ अपने सफर को साझा कर सकें। तो मिस अमृता अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंडी अड्डा की इस नए सेगमेंट सफरनामा के सफर में। हम और आप मिलकर रूबरू होते हैं हमारे दर्शकों के साथ। तो बहुत-बहुत स्वागत है मिस मिस अमृता अग्निहोत्री जी। थैंक यू सो मच कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे और लोगों को मोटिवेट करने का आपने जो चांस दिया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच सर। जी मैम। और आई होप सो आज आपके इन शब्दों से और आपके इस जर्नी को जानते हुए, सुनते हुए और समझते हुए बहुत से लोग शायद मोटिवेट होंगे और शायद उनकी ज़िंदगी के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट मूवमेंट बन सके। मैम, कैसा लग रहा है एज़ अ सब डिविज़नल ऑफिसर एसडीओ जो आप बनने जा रही हैं? गजेस्टेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है। कैसा लगता है एक आम भीड़ से अलग खड़े होना और अपने आप को एज़ अ गज़ेटेड ऑफिसर की रैंक पर पाना? एक्चुअली में जब हम पढ़ रहे होते हैं या और भी लोग तैयारी करते हैं, तब कुछ फ़ील नहीं होता है, बस ये लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किस टाइप से रिज़ल्ट आएगा, मैं कैसा परफ़ॉर्म कर रही हूँ, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आने के बाद जैसे रिज़ल्ट आया, आपने नाम चेक किया कि आपका नाम लिस्ट में है, तो वो जो फ़ीलिंग आती है, गूज़बम्प्स होते हैं, आपको खुद को नहीं होंगे, लेकिन आपका जब आपके जो फैमिली मेंबर, आपका घर परि जब वो खुश होके इतना मतलब बहुत खुश होते हैं, जो उनकी खुशी तो उन्हें देख के ज़्यादा खुशी होती है। हम सब भूल जाते हैं कि हमने कैसे पढ़ाई की, क्या किया। तो जो मेन खुशी होती है तब होती है जब मेरे मतलब घरवाले, हमारे मम्मी, भाई-बहन ये खुश होते हैं, तब मुझे फ़ील हुआ था कि हाँ फाइनली मेरा हो गया है सिलेक्शन। सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आज आप खड़ी हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने के नीचे बहुत सारे पिलर्स लगते हैं। वो पिलर्स हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी मेहनत शायद हर किसी को नहीं दिख पाती। वो सिर्फ़ मेहनत आपको पता है कि आपको उस चोटी तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत कुछ अपना दाँव पे लगाया है, उनके कंधे हैं जिन पर आपने पैर रखकर सफलता को अर्जित किया है। अमृता जी, चूँकि आज ये सेगमेंट सफरनामा हमारा जो हमने शुरू किया है वो सफ़र जो आपका रहा यहाँ तक का, उसके बारे जानने की कोशिश है हमारी। हर उस पहलू को, हर उस छोटे कदम को हम छूने की कोशिश करेंगे आपके जीवन के, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। शुरुआत कहाँ से हुई है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देने की या एसडीओ बनने के ख़्याल को दिमाग में पकने की? ये जो पका है ना बहुत प्यारा-सा स्वादिष्ट सा व्यंजन एमपीपीएससी के थ्रू एसडीओ बनने का, इसकी जी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझे बस ये पता था कि मुझे पढ़ना है, टॉप करना है। उस टाइम तक मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं थी। बस मुझे ये पता था कि मुझे यहाँ से पढ़ाई करके एक जॉब लेनी है और मुझे खुद सेल्फ डिपेंड होना है। तो उसके बाद मुझे मेरी एक सीनियर मिली, मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, जी, जी। सुमन राजपूत।
उनका बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में जब एज़ अ सब इंजीनियर मतलब एज़ अ एमपीपीएससी और आगे के फ्यूचर को बताने के लिए उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हर एक स्टेप पे बताया मुझे और जो आपने जैसे कि कहा जो एमपीपीएससी का व्यंजन था, उन्हीं ने मेरे एमपीपीएससी के सपने में मसाला डाला था कि हम ये भी बन सकते हैं। उस टाइम तक मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पर जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो उसके बाद से मैंने जाना कि हाँ, ये पोस्ट है और डेडिकेटेडली जब मैं पास आउट हुई तब से या जब मैं इंजीनियरिंग में थी तब से, इसी सपने को लेके चल रही हूँ। इसके अलावा मैंने सर किसी एग्ज़ाम पे इतना फ़ोकस नहीं किया और कायदे से मैं सच बताऊँ मेरा मन भी नहीं लगता था दूसरे पेपर का पढ़ने में। इसको मैं पढ़ सकती थी 14-14 घंटे इस पेपर के लिए। दूसरे पेपर पढ़ने में मुझे 4 घंटे भी मतलब मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता था कि 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। जी। तो इसमें मैं सुमन मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मतलब जो सीनियर होते हैं, तो सपोर्टिव सीनियर होते हैं, इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल सुमन मैम हो सकती हैं मेरे लिए। जी, मैं ज़रूर ऐसे लोगों का हमें हमें हमेशा ज़िंदगी में शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारे लिए एक गेम चेंजर का रोल अदा किया है, शायद मोटिवेट किया, उनका एक शब्द भी बहुत कुछ असर डाल देता है। यस। अमृता जी अगर थोड़ा-सा पीछे की तरफ चलते हैं आपके सफ़र में टटोलने की कोशिश करते हैं कुछ पुराने पन्नों को। अभी आप पदस्थ हैं एज़ अ सब इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया रैंक है, ग्वालियर में पोस्टेड हैं। कैसा जी, अनुभव है एमपी पुलिस के साथ काम करने का? हालाँकि आप उसके एक स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, सिविल इंजीनियरिंग जी। आपका काम है, लेकिन कैसा अनुभव है पुलिस के साथ? क्योंकि पुलिस की छवि आम लोगों के बीच में काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वर्दी का एक इम्पैक्ट ही अलग होता है। जी। लोगों के मन में सुरक्षा का भाव भी आता है, अच्छे लोगों के मन में पुलिस को देख कर के ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, बुरे लोगों जी। के मन में उनको देखकर डरने का भाव आता है कि अगर ये हैं तो हमारी खैर नहीं। तो कैसा अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने का? सर एक्चुअली में मेरे साथ थोड़ा-सा छवि अलग है, क्योंकि मेरे जी। घर में ही सर 2-2 सब इंस्पेक्टर हैं, तो ओहो! मुझे इतना ज़्यादा हाँ, मुझे इतना ज़्यादा काम करने में दिक्कत नहीं आता है। और मतलब जी। मेरी जीजा जी भी हैं, वो भी फ़ोर्स में ही हैं और हुँ। दीदी लोग सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनके उनके हिसाब से मुझे मतलब माहौल अच्छा मिला और कायदे से मुझे जानकारी है कि कहाँ कौन मुझसे चोरी कर सकता है और कहाँ नहीं कर सकता। तो जी। इसमें मुझे मतलब फैमिली बैकग्राउंड की बहुत हेल्प मिली है और पुलिस हुँ। हाउसिंग में सर जो काम होते हैं वो इतने ज़्यादा अगर हम मतलब टेक्निकल फील्ड से हैं तो इतना ज़्यादा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। वो खुद ही मतलब ऐज़ अ हम खुद उनके अधिकारी अब मैं सब इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ लेकिन मैं उनकी अधिकारी हूँ। जी। तो तो इतना ज़्यादा फ़ियर शायद उनको ही रहता होगा कि मैडम है या कुछ इस टाइप मतलब से। आप बिना वर्दी के ही उनके ऊपर काफ़ी असर डाल रही हैं। मैम जी। आपने ये जो सिविल इंजीनियरिंग किया था, आमतौर पर एक थोड़ी-सी छवि है, कुछ हिस्से में ही सही लेकिन लोगों के मन में होती है कि इंजीनियरिंग के अंदर जो अलग-अलग स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें कोर ब्रांचेज़ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में लड़कियाँ कम प्रेफ़र करती हैं। आईटी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल आपने सिविल इंजीनियरिंग जो 12th के बाद चुना था, क्या था दिमाग में उस समय? क्या एमपीपीएससी तब से था दिमाग के अंदर कि सिविल इंजीनियरिंग करना है, देन उसके बाद एमपीपीएससी के लिए फाइट करेंगे एक दिन, बड़ी पोस्ट पर जाके बैठेंगे सिविल इंजीनियरिंग की या बस 12वीं के बाद जो एक 16, 17, 18 साल के बच्चे का दिमाग होता है, सोचा ले लो यार कुछ भी चलेगा? नहीं, नहीं मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छा मतलब आप बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। एक्चुअली में पता चलेगा कि मेरा शुरुआत कहाँ से हुई। जी। जब मेरी दीदी भी पुलिस में थी शुरुआत में, हुँ। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। शायद मेरा पूरा डेडिकेशन मेरी जो 3rd नंबर वाली सिस्टर है अंजलि अग्निहोत्री, उनको जाता है। जी। और उन्होंने मुझे मतलब वहाँ से गाँव से निकाला कि नहीं तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ने में अच्छी हो तो यहाँ से पढ़ो। मैं हुँ। वहाँ पे पुलिस लाइन में हम लोग रहते थे तो बाजू में एक भैया रहते थे। उनको काफ़ी नॉलेज है, उनका नाम भी है काफ़ी ही इज़ अ टीचर। तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया था कि अब मैं मुझे पढ़ाई में ये अच्छा लगता है और ये मैं कर सकती हूँ। तो अब आप बता दो इसके लिए कौन-सी जॉब मेरे लिए सही रहेगी? तो उन्होंने बोला कि वैसे लड़कियाँ सिविल नहीं लेती हैं, जैसा कि आपने हुँ। बताया।
हुँ, क्योंकि उसमें फ़ील्ड में काम रहता है, रात में भी काम करना पड़ता है। हुँ, ये चीज़ें उनने मेरे दिमाग में मतलब डाली थी कि हो सकता है कि मेरा अगर मतलब मैं चेंज हो गई या फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। हुँ। तो उनसे मैंने पूछा था, वो बोलते तुम कर लोगी? तो मेरी बड़ी दीदी मेरे साथ थी, तो मैंने कहा, "दीदी बताओ कि तुम बताओ क्या करोगी?" मैंने कहा, "मैं कर लूँगी।" उन्होंने हाँ, कहा, "तुम कर लोगी?" हमने कहा, "हाँ, मैं कर लूँगी।" वहाँ से शुरू होता है मेरा सिविल इंजीनियरिंग लेने का कि सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा जॉब है, गज़ेटेड पोस्ट ज़्यादा है और जो कायदे से फैसिलिटी और मतलब अपॉर्च्युनिटी जो मिलती है, सिविल में ज़्यादा मिलती हैं। और हुँ, प्लस ये था कि फादर के नहीं होने से मैं लोकल में ही रहना चाहती थी, एमपी में ही हुँ, रहना चाहती थी मम्मी के साथ। तो ये था कि सिविल में अगर लूँगी, तो यहीं जॉब लगेगी और यहीं रहूँगी। तो हुँ। इस हिसाब से मैंने सिविल लिया था। जी, आपने एक बातचीत में अभी-अभी एक ज़िक्र किया कि आपकी बड़ी बहन जो आपके आदर्श हैं और जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको उँगली पकड़ कर पहला कदम सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ाने में मदद की थी, उन्होंने जी, आपको गाँव से निकाला। तो ये जो जी। गाँव का ज़िक्र किया ये आप क्या पहले गाँव में रहकर पढ़ाई कर रहे थे? किस जगह पर आपने पढ़ाई की? अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से अर्जित की? जी। मैं बताती हूँ मैं बाग खेजरा गाँव है सागर के पास थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी के नीचे 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर जी। नहीं है। वहाँ पे गाँव था प्राइमरी जो मेरी स्कूलिंग हुई गाँव से ही हुँ, हुई। उसके हुँ, बाद गाँव में स्कूल 8th क्लास तक था बस। उसके बाद हुँ, हम लोगों को दूसरे गाँव जाना पड़ता था। हुँ। तो मैं भी वहीं पढ़ी हूँ, मेरी सिस्टर लोग सभी लोग वहीं से पढ़े हैं। तो 8th तक। 8th तक गाँव में पढ़ी हूँ मेरे गाँव में, फिर उसके जी। बाद दूसरे गाँव जाते थे हम लोग ओह! पैदल। हाँ, ओह हो, हो! चाहे हाँ, बारिश हो रही हो, धूल कुछ भी हो रहा हो, तूफ़ान आ रहा हो, लेकिन ये था कि स्कूल जाना है। एप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल गाँव से। तो 5 किलोमीटर आप लोग पैदल जाते थे? जी, 5 और ये नियम था कि एक भी दिन स्कूल नहीं छूटना चाहिए। ओहो! जी, तो उसके बाद हम लोग जब 9th और 10th मैंने दूसरी गाँव से की थी, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं थे। जब मैं पास आउट हुई थी 10th पास किया था मैंने, उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 सब्जेक्ट होता था। उसके अलावा कोई अदर उस दूसरे सब्जेक्ट नहीं गाँव के था। स्कूल में जहाँ पर आप जी। 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। जी, जी। बमोरी भी का नाम है उसका, अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत कॉमन है। तो उस गाँव मतलब वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट सब्जेक्ट था और मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था। तो मैं बहुत टाइम से भी कह रही थी दीदी से कि मुझे आर्ट्स नहीं लेना है, मुझे मैथ्स लेना है आगे चल के। तो वो बोलने लगी ठीक है। फिर उन्होंने मतलब उनकी जॉब लग गई थी। उनकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। उन एक पोस्ट पे एक ही लड़की थी पूरे एमपी में और उनका ही बस सिलेक्शन हुआ था। ओहो हो! मतलब जी। टैलेंट आपकी फैमिली में है। जी, जी कह सकते हैं। तो जी। उ उस उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया कि अब मैं सागर में रहूँगी और फिर मैथ्स लूँगी, तो वहाँ से शुरू हुआ था कि अब मुझे अपना डेडिकेशन दीदी को बताना है कि अगर मैंने बोला है कि मैं कर सकती हूँ, तो हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये था उस टाइम अ, तक। ये जो आपने बात कही ना कि आप और आपकी बहनें वहाँ पढ़ी 12th तक सॉरी 10th तक वहाँ पढ़ी, देन उसके बाद आपने सागर इसलिए स्विच किया क्योंकि आपका इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ था। उस समय बमौरी बीका में जो है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे वहाँ पर सिर्फ़ आर्ट्स था। लेकिन आपकी जी। बहनें शायद वहीं से पास आउट हुई हैं, जी, जी, 11th-12th जी। तो कहीं न कहीं हमारे घर के बड़े हमारे आदर्श होते हैं। आपकी बहनें आपकी आदर्श हैं, नो डाउट उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। और उन्होंने जब 12वीं की तो वहाँ आर्ट्स सब्जेक्ट था, उन्होंने 12वीं कर ली, उसके बाद मेहनत करी और उन्होंने अपनी जीवन में सफलता अर्जित की, अलग-अलग जगह पर पोस्टेड हैं वो। लेकिन सीनियर घर के बड़े आर्ट्स की तरफ झुकाव लेकर आगे बढ़ रहे थे। अचानक ये मैथ्स की तरफ शिफ्ट कैसे आया? क्या ऐसी बात थी स्कूलिंग में अप टू 10th कि आपको लगा कि नहीं यार मैंने पढ़ना है तो मैथ्स ही पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है, मैंने आर्ट्स नहीं लेना है? अ, ये तो सही बोला सर इसमें मैं बताना चाहूँगी मेरे मतलब जो भैया हैं, वो कई बार मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे कि तुम ये पढ़ो, मैं आके साइंस समझाना या फिर सोशल साइंस समझाना, हुँ, तो मैं उनसे कहती थी नहीं, पहले मैं मैथ्स पढ़ूँगी, पहले मुझे ये सीखना है। तो भैया को ये लगा कि नहीं ये तो मतलब इसको कुछ भी याद करने में इसे बहुत आलस आता है, ये याद नहीं हुँ, करेगी, तो इसके लिए मैथ्स ही सही रहेगा। तो इस चीज़ में मैथ्स के झुकाव में भैया का हाथ बहुत रहा है। वो कहते थे
वो उसको कुछ भी पढ़ा लो, वो हमेशा कहेगी नहीं मुझे तो मैथ्स पढ़ना है, मुझे आज मैथ्स का ये सम कंप्लीट करना है, कल दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो हुँ। भैया की वजह से ही शायद मेरा मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा। फिर थोड़े दिन उन्होंने कोशिश की मुझे पढ़ाने की साइंस और सोशल साइंस, फिर उसके बाद जब मैंने नहीं पढ़ा तो फिर वही मुझे मैथ्स पढ़ाती थी कि आगे चल के ये अच्छा करेगी। मतलब कमाल की बात आज इस बातचीत में मुझे नज़र आ रही है। लोगों की ज़िंदगी में आलस जो है वो ज़िंदगी बर्बाद करने के काम आता है। आपका याद करने का आलस आपकी ज़िंदगी बनाने के काम आया है। मतलब कमाल की बात जी। है ये एक शब्द है आलस लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और आपकी ज़िंदगी बना दी कि यार भैया इसको तो याद करने में बड़ी समस्या है। आर्ट्स में इतिहास याद करना पड़ेगा, चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। इसने शॉर्टकट अपना लिया है। मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो और जी। डेरिवेशन सॉल्व करो और क्विकली आंसर निकाल कर आगे बढ़ो। कमाल की चीज़ है ये, ज़िंदगी के फ़लसफ़े जो हैं वो सफ़र में नए-नए पड़ाव देके चले जाते हैं, नई-नई बातें निकल कर आती हैं। तो ब अमृता जी कहीं न कहीं जब सब इंजीनियर की पोस्ट पर आप पोस्टेड हो चुकी थी काम चल रहा था, जॉब के साथ ये जो पीएससी की प्रिपरेशन है ये सवाल मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़ोर देके पूछना चाहूँगा क्योंकि जब ये बातचीत हमारे पीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट सुनेंगे या जिन्होंने आपकी तरह एक 16, 17, 18 साल में शायद सपना देख रहे हों अभी कि मैंने भी पीएससी कभी निकालना है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तैयारी कैसे करें। तो क्या प्रिपरेशन का मापदंड रहा आपका? आपने क्या तैयारी करने के दौरान चीज़ों को मतलब किन पॉइंट्स को आपने ज़्यादा ध्यान रखा कि मैंने ये चीज़ों की को ध्यान देना है, इन चीज़ों को छोड़ना है और इसके साथ-साथ जॉब भी करना है क्योंकि जॉब भी कोई ऐसी नहीं थी कि टाल दिया, हो गया काम, ज़िम्मेदारी भरा डिपार्टमेंट है ज़िम्मेदारी जी। भरा काम है क्योंकि आपके एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर कई लोगों के घर और डेवलपमेंट बिल्डिंग्स के टिके हुए हैं भविष्य में कई साल तक के लिए। तो किन चीज़ों का ध्यान रख के आपने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन किया? सबसे पहले तो सर मैं जॉब के रिगार्डिंग बताती हूँ। जो जॉब था मेरा तो मुझे जो अभी ग्वालियर डिवीज़न मिला है उसमें मुझे भिंड भेज रहे थे कि आप भिंड पे साइट पे रहोगे वहीं मतलब आपको सुपरविज़न करना पड़ेगा। हुँ, तो मतलब मेरी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो मतलब उनका नेचर बहुत ही शानदार है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करनी है पीएससी के लिए, मैं कर रही हूँ। उस हुँ, टाइम तक मेरा जो 2020 का है वो प्री क्लियर हो चुका था, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये मेरा क्वालीफाई हो गया है तो तैयारी करना है, आप मुझे भिंड मत भेजिए, ऑफ़िस में पोस्टिंग कर दीजिए। हुँ, तो उन्होंने मेरी बात मानी और मैं ऑफ़िस में जो काम रहता था उसको बहुत जल्दी करके ऑफ़िस में ही टाइम निकालती थी कि मैं अब पढ़ाई करूँगी। अब मुझे ओके। आगे हाँ, और वहाँ पे जो और सर लोग थे उनका काफ़ी सपोर्ट था। वो मुझे प्रिपेयर भी कराते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, आपसे जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उनके लिए भी वो हुँ, प्रिपेयर कराते थे। तो ये मतलब जॉब का एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट प्रिपरेशन के टाइम सर मेरा ऐसा था, और लोगों के लिए फ़ोन, मोबाइल सोशल मीडिया एक बैरियर होता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हुँ, मेरी लाइफ़ में ये एक बैरियर नहीं थी, एक कैरियर थी मेरी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए। ओह! इसको हाँ, इसको मैंने यूज़ किया। मेरा फ़ोन जियो सबके पास है, ऑल टाइम फ्री। तो मैं अपनी हुँ, फ्रेंड थी मतलब मेरे दोस्त थे जो फ्रेंड्स थी, तो हुँ, वो भी मेरे साथ तैयारी कर रही थी, वो लोग भी जॉब में थी। तो हम लोग क्या करते थे, एक वीडियो कॉल कर लिया सुबह मॉर्निंग में, अब वो वीडियो कॉल रात में सोते तक चलेगा, वो बंद नहीं होगा। उसी हुँ, में आप अपना फ़ोन चार्ज कर लो, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, आप लैपटॉप में कनेक्ट कर लो। हम लोग एक-दूसरे को कंटिन्यूअसली ऐसे पढ़ते रहते थे साथ में कि डिस्कनेक्ट नहीं होते थे, तो जो रूटीन रहता ग्रुप था स्टडी किसी करते थे। लोग साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे, हम लोग वर्चुअली ग्रुप स्टडी करते थे। ओह! जिससे रूटीन था कि कॉल ऑन रहेगा तो आप इधर-उधर ना मैसेज देखेंगे, ना किसी और का फ़ोन उठाएँगे। आपका कॉल चालू है तो आपको पढ़ाई करना, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुई तो उसने बता दिया कि अभी ये कंप्लीट करो, या फिर हुँ, मैं उससे पूछती थी तुम्हारा कितना हो गया? तो एक कॉम्पिटिशन भी था प्लस सपोर्ट भी था। तो हुँ, टेक्नोलॉजी को मैं बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और स्पेशली जियो को कि उसकी वजह से मेरा मतलब जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू रहा। जी। अमृता जी आज की बातचीत ये जो चल रही है मैं मतलब कहना चाहूँगा कि कुछ
बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें निकल कर आ रही हैं क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि सफ़रनामा के हमारे इस पहले सेगमेंट में जिनसे भी मैं मुलाकात अपने व्यूअर्स की कराऊँगा, कुछ ऐसी नई बातें निकल कर आएँगी जो शायद हो सकता है परसेप्शन नज़रिया ही बदल दें लोगों के देखने का। आमतौर पर एक आम राय होती है लोगों की कि अरे बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दुनिया से कनेक्शन काट दो, है ना? घर के अंदर बंद हो जाओ, एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, एक जोड़ी कपड़े 3 दिन तक पहनो, नहाओ मत, खाओ मत और तैयारी करो, तब जाकर सिलेक्शन होता है। आपने तो अपने ये जो सफ़र आपने शेयर किया है, आपने तो पूरा नज़रिया ही बदल कर रख दिया कि लोग बोलते थे कि अरे प्रिपरेशन कर रहा है तो मोबाइल 3 महीने से मैंने मोबाइल नहीं चलाया, मेरा फ़ेसबुक अकाउंट मैंने बैन कर दिया, इंस्टाग्राम मैंने बैन कर दिया। आपने उसी चीज़ को पॉज़िटिव वे में यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे उसके सही तरीके से लाभ निकाले जा सकते हैं, उस पर आपने बहुत ज़बरदस्त ध्यान दिया और कहीं न कहीं आज आपने ये अनुभव शेयर किया है, तो मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं इस समय पीएससी एग्ज़ाम्स के या एसएससी एग्ज़ामिनेशंस की या व्यापम के या किसी भी संविदा शिक्षक के या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, इवन दो जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का परसेप्शन बदलेगा आपके इस एक्सपीरियंस को शेयर करने की वजह से, कि तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से संबंध काट लो, चीज़ों को खत्म कर दो, अपने आस-पास इच्छाओं को मारो क्योंकि कभी-कभी कहीं न कहीं से चीज़ें बाउंस ज़्यादा ज़ोर से बाउंस बैक करती हैं। आप इच्छा दबा रहे हैं, मोबाइल पे बात नहीं करनी है, मोबाइल पे ध्यान जाएगा। फेसबुक जाएगा। नहीं चलाना है, तो फेसबुक पर ध्यान जाएगा। आप फ़ोन आप रख के देखो, अगर हम सो भी रहे हैं तो आप ये पक्का है आपने फ़ेसबुक बैन कर दिया, कुछ भी कर दिया, एक मैसेज तो कंपनी का आएगा ही, तो आप देखेंगे अरे यार किसका आया है। वो चीज़ ज़्यादा टाइम ले लेती है एज़ कम्पेयर टू कि आप अपने फ़ोन को रखो, हाँ, सामने है, किसका है, हाँ, देख लिया, मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना है, बात खत्म है। या मुझे इसको नहीं देखना है, बात खत्म, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या हो रहा है। हुँ। उससे टाइम सेव काफ़ी हुआ है प्लस कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मेंटेन हुई है। जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं आजकल जी। ऑनलाइन आ गए हैं, उन पे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, हुँ, बशर्ते हमें खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए कि मुझे मुझे इतने सेकंड इससे बात करनी है, नहीं करना है। बहुत सारे दोस्त लोग के फ़ोन आते थे, बात करते थे, नॉर्मली बात कर लो, नहीं तो वो आपको फिर बार-बार फ़ोन करेंगे। बात कर लो, हाँ, ये हो रहा है, बात हो गई, ठीक है। हुँ। सामने वाला भी सैटिस्फाई, आपका भी टाइम बच बताना गया। चाहूँगी हम लोग कई बार सोचते हैं कि आप बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी है, बहुत बड़ा सब लोग मानते हैं और शायद कहीं न कहीं प्रिपरेशन के टाइम लगता है कि है भी। तो मैं मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, किसी से बात नहीं करना, महीनों-महीनों किसी को दिखना नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं पर ये प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ हुई हैं। हुँ, मैंने सब चीज़ की है प्रिपरेशन के टाइम, फ़ोन भी मैंने चलाया है जिसका बहुत अच्छा यूज़ किया मैंने प्रिपरेशन के लिए। हुँ, फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन की, कॉल पे। दूसरी चीज़ किसी के फ़ोन आए दो और दोस्त लोगों के जिनको नहीं पता कि मेरी लाइफ़ में हुँ, प्रिपरेशन चल रही क्या चल उनको भी बाकायदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि नहीं आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जवाब नहीं दे रही क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कंटिन्यूअसली अरे यार उसका फ़ोन क्यों आया था? आधा ध्यान उधर जाएगा। तो जो हुँ, बात है वही फिनिश करके आप फ्री हो जाओ। तो आपकी हुँ, पढ़ाई डिस्टर्ब ही नहीं होगी कभी। आप मतलब ये भी एक चीज़ है कि हम कहते हैं कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए ये सब करना ज़रूरी है या फिर ये इम्प्रैक्टिकल से इंटरव्यू एक्सपीरियंस होते हैं। मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैंने 4 दिन नहीं नहाया। ये सब सर मतलब इम्प्रैक्टिकल थे या होते हैं मेरे हिसाब से, सब नॉर्मल चलता है। हम लोग को अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, तो बस एक चीज़ पे फ़ोकस करो कि हमारा कहीं पे भी ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। हमें प्रिपरेशन करनी है तो बस उसको कहाँ से टाइम निकालना है, बस कहीं वो न कहीं कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 4 दिन ना नहाने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, शायद खुजली बढ़ती है और जो है ध्यान हमारा ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैम जी, इस सेगमेंट को हम पूरा करें उसके पहले एक छोटा सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ अपने हर सेगमेंट के अंत में क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जब तक ज़िंदगी है तब तक सफ़र चलता रहेगा। आपके इस यहाँ तक के सफ़र में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहे जैसा आपने कहा फादर नहीं थे आपके, प्रायोरिटीज़ आपके पेरेंट्स थे, आपके आपकी मदर की प्रायोरिटीज़ आप सब बहनें और भाई थे।
सबने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया अपनी ज़िंदगी में, अपना एक मुकाम बनाया, सबकी अपनी एक पहचान है। आज अग्निहोत्री फैमिली का कोई भी सदस्य किसी और के नाम और पहचान का मोहताज नहीं है अपने आप में। सब के सब एक सबल शख्सियत की पहचान रखते हैं। नेम प्लेट घर के बाहर लगे तो सब के सब बहुत अच्छे और उम्दा जगहों पर पदस्थ हैं और अपनी मेहनत से झंडे गाड़ रहे हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वर्तमान में सब इंजीनियर अमृता अग्निहोत्री, भविष्य में एसडीओ अमृता अग्निहोत्री। आगे 10 साल बाद अपने भविष्य में अपने आप को और कहाँ नए सफ़र पे किस नए चुनौती या किस नई शिखर पर देखना पसंद करेंगी? अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने। अ, अभी हम 2-3 दिन पहले ही दीदी से डिस्कस कर रहे थे कि अब इसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर हम मतलब एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी 10 आवर की जो सिटिंग है वो बहुत नॉर्मल हो जाती है कि किसी भी हुँ, मतलब तैयारी के लिए आप 10 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। आपको ये नहीं होगा कि ओह माय गॉड अब उठना है, अब या बाहर जाना है, अब देखना। हुँ। ये आपको रूटीन में आ जाता है। तो मैं अभी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि कुछ और बड़ा करने की अ, आपके साथ फिर से दूसरा सेगमेंट ट्राई ज़रूर, करने की। ज़रूर। तो मैं अभी सोच रही थी आय सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए हुँ। यूपीएससी। तो अगर अच्छे से हो जाता है जॉब के साथ, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी सिविल सर्विसेज़ आईएएस के लिए प्रिपेयर। ज़रूर मैम, आपका ये सपना ज़रूर सच हो क्योंकि आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है और आप शिखर पर विद्यमान हैं। ईश्वर करे आप इसी तरीके से मेहनत करती रहें, मुस्कुराती रहें और अपने जीवन में जो भी खूबसूरत लक्ष्य आप देख रही हैं, वो खूबसूरती से मेहनत करके पाती रहें। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी मंगल कामनाएँ हैं। बुंदेलखंडी अड्डा के साथ अपने सफ़रनामे को शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहती हैं, वो मुकाम आप पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अपने सफ़र को हमारे साथ साझा करने के लिए। बुंदेलखंडी अड्डा आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।